बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, OIC का इजलास पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद होने जा रहा है और तमाम वज़ीर ख़ारजा इसमें शिरकत कर रहे हैं। कितनी अहमियत का हामिल हो सकता है ये इजलास, और इस इजलास में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को ज़ेर बहस लाया जा रहा है और अफ़गानिस्तान की बिगड़ती बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये इजलास बुलाया गया है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं और इस इजलास के हवाले से भी बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के मसले पर और अफगानिस्तान के लिए तमाम दुनिया को और आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक इंसानी बहरान जो है वो जन्म लेने वाला है और इससे बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए तमाम दुनिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जबकि साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई के बयानात भी और इंकशाफात भी सामने आए हैं। वो कहते हैं कि अफगान तालिबान जो थे उनके साथ पहले से ही मामलात सेटल थे और काबुल पर उन्होंने कब्जा नहीं किया, बल्कि उन्हें दावत दी गई कि वो आएँ और मामलात को संभालें। और जो अशरफ गनी थे वो अचानक से वहाँ से चले गए और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, तो तमाम का तमाम मंसूबा जो है वो दरहम बरहम हो गया। और इस तमाम सूरत हाल में ज़ाहिरी बात है अमेरिका भी ऑन बोर्ड होगा और वहाँ पर होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो जारी नहीं किए गए, रिलीज़ नहीं किए जा रहे और इंसानी अलमिया की बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है अक़वाम मुत्तहिदा पर भी। अक़वाम मुत्तहिदा भी बारहा कह चुका है और FWO भी बारहा कह चुका है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं, गंभीर है। और यहाँ पर मौसम सरमा की वजह से बहुत से जो बच्चे हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं और बहुत से बहरान जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। मुआशी बहरान जो है वो बहुत शदीद तर होता चला जा रहा है और ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है, जो कि दिन ब दिन शदीद तर होता चला जा रहा है। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला, 16,000 मुलाज़मीन बरतरफी केस पर सुना दिया गया, सबको बहाल कर दिया गया। एक नई उम्मीद और उमंग देखने को मिली मुलाजमीन के चेहरों पर और ये एक बहुत बड़ा तारीख साज फैसला है। और इसी फैसले के मद्देनजर रखते हुए करप्शन के जो मामलात हैं और मिसकंडक्ट के जो मामलात हैं सरकारी इदारों में, उसको आने वाले वक्तों में रोका भी जा सकेगा। और अगर सियासी मुहाज का रुख करें तो बहुत से इल्ज़ामात, इंकशाफात और बयानात का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को निशाना बनाया गया है। जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं इमरान खान साहब का किचन चलाते रहे, इस हवाले से कहा गया जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जानिब से। जबकि पूरी तहरीक इंसाफ भी डट कर सामने आई है और उन्होंने इस बात के जवाब में जस्टिस वजीउद्दीन साहब को मस्खरा भी कह दिया और कहा कि इनको इस तमाम जो मीडिया पर इनको लाया गया इसकी ज़रूरत नहीं थी और इनको कवरेज दी गई। इस हवाले से भी बहुत सी बातें की गई। जबकि दूसरी जानिब शब्बर ज़हदी साहब का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका है। और फिर इसके बाद उन्होंने अपने बयान की तरदीद भी की और फिर उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मुल्क दिवालिया होने का खदशा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें किसी किस्म का इदराक नहीं है, मुआशी एदाद व शुमार बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और उन्हें मैशियत के हवाले से कुछ खबर नहीं है। वो सब अच्छा की बात करते हैं और कहते हैं कि सब बहुत बेहतरीन चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है और मुल्क के दिवालिया होने का खदशा जो है वो बहुत तेज़ी से तक़वियत पड़ रहा है। इसी बयानात और इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो अवाम में कहाँ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो मकबूलियत है वो कहाँ तक है और अवाम उसको किस तरीके से देख रहे हैं और इन इल्ज़ामात और बयानात का जो असर है वो किस हद तक उनकी मकबूलियत पर पड़ सकता है। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं और वापस आएंगे तो OIC के इजलास पर बात करेंगे। जनरल नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही रहिए। नाज़रीन, OIC इजलास और अफगानिस्तान का मामला, जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अफगान अमूर हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि OIC इजलास पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद मुनक़िद होने जा रहा है और तमाम वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये इजलास और ख़ुसूसन अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए? जी, सबसे पहले तो आप ठीक कह रहे हैं कि OIC इजलास का पाकिस्तान में मुनक़द होना बज़ाते खुद पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। और ये जो काफ़ी वावेला कुछ मचता रहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है और इस किस्म की बातें, वो अभी दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह कायम है। पाकिस्तान लीडिंग मुस्लिम ममालिक में से एक है, मुल्क है और हमारे बुलाने पर ये इजलास आया है। दूसरी बात ये है कि ये इजलास अफगानिस्तान के मतलब है। ये बात हमारे लिए और भी अहम है क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अमन आपस में कैसे जुड़ा हुआ है
और पाकिस्तान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस लिहाज से कि एक तरफ तो पूरी दुनिया को अफगान सिचुएशन से आगाह कर रहा है कि वहाँ पर किस किस्म की कैलेमिटी आ सकती है, किस किस्म के मसाइल पेश आ सकते हैं लोगों को अगर हमने बर वक्त उनकी मदद ना की, और उनको आइसोलेट नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अलग थलग नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ जो इंटरिम अफगान हुकूमत है उनसे भी बार बार हम राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि जो दुनिया के जायज़ मुतालबात हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उनको अकोमोडेट करें, उन पर अमल करें। तो मेरा ख्याल ये इजलास अच्छे वक्त पर भी है, अच्छी जगह भी है पाकिस्तान में, और जरूर इसका कोई अच्छा नतीजा भी निकलेगा। जी सही। जनरल साहब ये भी फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में इंसानी जन्म, अलमिया जन्म लेने की बातें हो रही हैं और हामिद करज़ई साहब के बयानात और इंकशाफात भी आपने सुने होंगे, अमेरिका का भी जो एक मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने है। हामिद करज़ई साहब के बयान की बात करता हूँ कि वो कहते हैं कि जी तालिबान को दावत दी गई कि वो काबुल पे आएँ, उन्होंने कोई किसी किस्म का कब्ज़ा नहीं किया और सारा कुछ जो है अशरफ गनी साहब छोड़ छाड़ के चले गए, तो इसलिए जितना भी प्लान है वो ख़राब हो गया। और अमेरिका जाहिर बात है ऑन बोर्ड होगा इस तमाम सूरत हाल में, मगर अब क्या सूरत हाल है कि अमेरिका भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, साथ भी फॉरेन रिजर्व जो हैं वो भी रिलीज नहीं किए जा रहे, और फिर इंसानी अलमिये को रोकने की भी बातें की जाती हैं। देखिए अमेरिका अगर मतलब ये कि हमारी थिंकिंग क्लियर हो, जो कि होनी चाहिए, जिसमें सब ममालिक के इंटरेस्ट जो हैं उनका हमें अंदाजा होना चाहिए, और जो कुछ मुल्कों के साथ गुजरी है अफगानिस्तान में अगर उस पर हमारी नज़र हो, तो अमेरिका से तो कुछ एक्सपेक्ट करना अफगानिस्तान की भलाई के लिए बिल्कुल अब्स है। बल्कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बेवकूफ़ी है कि वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर गए हैं। अफगान तालिबान जैसी किसी हुकूमत को वो यहाँ नहीं चलने देंगे, वो इसके कोलैप्स के मतमनी है, वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और उनकी दोगली पॉलिसी दुनिया देख रही है कि एक तरफ शोर मच रहा है, वही सबसे लीड लिए हुए हैं कि जी वहाँ पर इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है, वहाँ पर बड़े हालात ख़राब है, और साथ उनके 9 बिलियन डॉलर के ऊपर सांप बन के बैठे हुए। तो मेरे भाई ये तो तजाद नज़र आ जाना चाहिए। अमेरिका से तो इस सिलसिले में बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो इसमें अपने और अपने साथियों के साथ बिल्कुल एक कदम नहीं बढ़ेंगे बल्कि पीछे हटेंगे। और यूएनओ को देखें कि वो अमेरिका पर ये दबाव भी नहीं डाल सका कि जो बाकी मुल्क जो मदद करना चाहते हैं कम से कम उनके बैंकिंग चैनल ही खोल दें ताकि उनकी मदद हो सके। तो ये अमेरिका और उनके हलीफों से अफगानिस्तान के सिलसिले में किसी भलाई की उम्मीद रखना, मैं हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ ये बात सुन के। अच्छा जनरल साहब ये भी फरमाइएगा, फॉरेन रिजर्व जो हैं वो रिलीज नहीं हो रहे, तो जो वहाँ पर अमारात इस्लामी है, तालिबान की जो हुकूमत है वो किस तरीके से मुआशी मसाइल पर काबू पाएगी? क्योंकि ये एक तासुर दिया जाता है कि सिक्योरिटी मसाइल को हल कर लिया तालिबान ने, किसी हद तक कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है क्योंकि धमाके अभी भी हो रहे हैं। और अभी ये कहा जा रहा है, खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि जो उनकी हिफाजत पे मामूर एहलकार हैं और जो उनके फाइटर्स हैं उनको भी पैसे और उनके भी अखराजात बर्दाश्त करने के लिए जो वहाँ पर हुकूमत है उसके पास पैसे नहीं है। ये बात दुरुस्त है, उनके खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन एक चीज पर आप जरूर गौर कीजिए कि पिछले 20 साल तक जब ये नंबर आजमा थे अमेरिका के साथ और अमेरिका के साथी जो यहाँ वाले थे उनके साथ, उस वक्त यही लोग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने तैनात किए हुए थे, वो कहाँ से उनको पैसा मिल रहे थे। तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ये उस तरीके से अल्ले तल्ले नहीं करते जैसे हम समझते हैं कि हुकूमतें करती हैं, जो हमने देखा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि वो ज़रूर मसले में है, वो ज़रूर पशेमानी में है, लेकिन जो ममालिक उनको इस दुश्वारी से निकालना चाह रहे हैं, जैसे रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, कतर हो सकता है, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो सकते हैं, वो कुछ ना कुछ उनकी मटीरियल मदद इस तरीके से करते रहेंगे कि ये सस्टेन कर जाएंगे। तो मैं अगर एक जुमला कहूं कि अमेरिका पहले यहाँ पर एक फिजिकल जंग हार कर गया है, अभी यहाँ से वो एक इखलाकी जंग भी हारने जा रहे हैं। सर मुआशी मसाइल के ऊपर काबू पाने की आपने बात की अफगान तालिबान के हवाले से, सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान इस अलमिये में किस तरीके से किरदार अदा कर रहा है और किस तरीके से अकेला रोक पाएगा? बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है, क्यों नहीं वो बढ़कर आगे किरदार अदा कर रही है? हालांकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने खुलकर जो इकदाम करने थे और बयान देने थे और जो पॉलिसी थी उसको मुकम्मल तौर पर दुनिया पर वाज़ेह किया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपनी तजारत भी खोली हुई है, पाकिस्तान बार्टर ट्रेड भी उनके साथ कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम अपने तई चीज़ें जमा करके उन तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तरफ देखने के बजाय या अमेरिका के हलीफों की तरफ देखने के बजाय वो मुस्लिम ममालिक जो अमेरिका के ज़ेर असर कम है,
क्योंकि ज्यादातर उन्हीं के जेर असर है। जो कम उनके जेर असर है उनको चाहिए कि अपने हिम्मत को जमा करें और अफगान बहन भाइयों की मदद करें, और चीन और बाकी जो ऐसे हमसाया ममालिक की मदद करने को तैयार है, इन सब का एक ग्रोह बने जो अपने तौर पे इनकी जितनी मदद हो सकता है करे। तो मेरा ख्याल है कि ये कश्ती पार लग सकती है जी। नहीं, लेकिन जनरल साहब ये भी फरमाइएगा, ये क्या वजूहात हैं कि अभी तक ये उनको तस्लीम नहीं कर पा रहे, या ये इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अमेरिका तस्लीम करेगा तो दीगर बड़ी ताकतें भी तस्लीम करेंगी? हालांकि चीन भी बहुत बड़ी ताकत है, रूस भी एक बड़ी ताकत है, और जो इस खित्ते के मुमालिक हैं, क्या जो है मुश्किलात हायल हैं रास्ते में? जी, सबसे बड़ी मुश्किल तो साफ ज़ाहिर है कि ज़हनी खौफ है अमेरिका का, और अमेरिका का फिजिकल खौफ भी है, और अमेरिका का इकोनॉमिक खौफ भी है, और अमेरिका का पॉलिटिकल खौफ भी है। और ये सारे जो खौफ हैं ये जायज़ भी हैं क्योंकि वो पावर ही इतनी बड़ी है। अभी देखें, हाल ही में उन्होंने चाइना का बहुत सारी कंपनियों को कहा है कि हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, इसलिए कि वो मुसलमान इलाके, उस मुसलमान इलाके से चीज़ें लेकर आते हैं जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे। तो उनकी मर्जी है, जहाँ पर उनका दिल चाहे मुसलमानों का नाम ले लें, जहाँ पर उनका दिल चाहे बच्चों का नाम ले लें, जहाँ पर उनको दिल चाहे ख्वातीन का नाम ले लें। तो इस वक्त दुनिया उनके चुंगल में है और इसीलिए उनकी तरफ देख रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी ग्रिप ढीली पड़ती जा रही है। अब काफ़ी सारे मुल्क मौजूद है जो उनसे तंग हैं, वो अगर एका कर लें तो उनकी ग्रिप से निकल सकते हैं, या कम से कम निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। यानी वक्त जो है बदल रहा है, आपको सूरत हाल भी बदलती हुई नजर आ रही है। सर, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान के ऊपर इजलास हुआ, और इस इजलास में फैसला किया गया कि 3 लाख जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको उनके वतन वापस भेजा जाए, और 3 माह का वक्त भी दिया गया है। सर, कितना आसान नजर आता है 3 माह के अंदर? क्या ये वाकई सारा मामलात निबट जाएंगे? और ये भी बताइएगा क्राइटेरिया क्या होगा? जी देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 माह तो स्टेबलाइज नहीं हो सकता। 3 माह में अफगानिस्तान, इसको कम से कम मेरा ख्याल है 3 से 5 साल चाहिए स्टेबलाइज होने में। वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू होने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब कुछ होने जा रहा है। अलबत्ता जो अंदाज़ा लगाया है इमरान खान साहब ने कि 3 महीने के अंदर अंदर ये वापसी हो सकती है, वो नामुमकिन है। लेकिन सर, 3 लाख मुहाजिरीन को वापस देने की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं और हंगामी सूरत हाल है, तो इसमें यह भी वजह जाहिर किया जा रहा था कि मुहाजिरीन जो हैं वो दूसरे मुल्कों का रुख करेंगे, तो उनको किस तरीके से रोका जाए। और फिर इधर से जो हमारी तरफ से मनसूबाबंदी कर दी गई है कि 3 लाख वापस भेजे जाएंगे, तो क्या ये इतना आसान है? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुहाजिरीन ऐसे थोड़ी जाते हैं। मुहाजिरीन का एक नेचुरल फ्लो है, और वो होता है टुवर्ड्स ग्रीन पास्चर्स, जहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अफगानिस्तान से तो लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से लोग वापस अफगानिस्तान नहीं जा सकते। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और जो इस नेचुरल फिनोमेना को नहीं समझता, बस उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जब तक वहाँ पर वो वसाइल पैदा नहीं होते, वो एनवायरनमेंट पैदा नहीं होती कि लोगों के लिए अट्रैक्शन पैदा हो, उनके खाने पीने का सामान हो, उनके लिए नौकरियों का सामान हो, तब जाके लोग जाएंगे, वरना भाई बहुत मुश्किल है। और ज़बरदस्ती आप नहीं निकाल सकते। यूएन की करारदादें हैं जिसमें आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते वापस। सही, सूरत हाल बड़ी गंभीर नज़र आ रही है। सर, आखिरी पॉइंट आपसे लेना चाह रहा हूँ भारत के ऊपर, कि भारत जैसा मुल्क और OIC का इजलास है, और OIC में वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल में अफ़गानिस्तान के इंसानी अलमिया को तो उजागर कर ही रहा है, क्या ये बावर करा पाएगा कि कश्मीर के अंदर भी जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? मुझे लगता है कि चूंकि ये OIC जो इजलास है ये स्पेशली अफगानिस्तान के लिए बुलाया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बयानिए में कोई कश्मीर का जिक्र होगा। वैसे हो सकता है कि जनरली तमाम ऑप्रेस्ड मुसलमानों का जिक्र आ जाए, लेकिन स्पेशल शायद कश्मीर का ना हो पाए। लेकिन सर, साइड लाइंस पे तो मुलाकातें होती हैं और उनमें बातें भी होती हैं, और उस हवाले से कश्मीर के हवाले से भी कुछ इकदाम किए जा सकते हैं। देखिए, कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने बहुत जद्दोजहद कर ली है, बहुत लोगों को बता दिया है। पाकिस्तान जो चीज़ समझ नहीं रहा वो ये है कि कश्मीर के सिलसिले में जो कुछ करना है कश्मीरियों ने करना है, पाकिस्तान ने करना है। किसी और के ऊपर जब तक ये बैंक करते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। सर, ये भी फरमाइएगा कि इस तमाम OIC के इजलास में जैसा आपने कहा कि अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो बिल्कुल बावर कराए जाने की बात की जा रही है, तो क्या किस हद तक आप देख रहे हैं कि कामयाब होगा कि ये OIC का ये इजलास है और इसमें जितने भी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, और उसके बाद अफ़गानिस्तान को जो तस्लीम करने के ऊपर ज़ोर दिया जाना है उस पर किसी हद तक ज़ोर दिया जा सकेगा?
जी, ये तो होगा, मेरा ख्याल है जोर दिया जा सकेगा, और काफ़ी लोग मेरा ख्याल हम ख्याल भी होंगे इस सिलसिले में। लेकिन ये जो लोग आ रहे हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ा कंप्लीट होल्ड है अमेरिका का। वो अमेरिका ही की जुबान बोलेंगे, वो इनसे मुतालबे ही ज़्यादा करेंगे, और ख़ुद आप देखेंगे कि कम इमदाद का ऐलान करेंगे। लेकिन बहुत सारे मुल्क इसमें ऐसे भी आएंगे जो इमदाद का ऐलान भी करेंगे, उसके तरीक़ेकार पर भी बात करेंगे, और तस्लीम करने के बारे में भी कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी। जी, लेकिन सर आपने जिस तरह कहा कि बहुत से ममालिक जो हैं उनकी ज़ुबान बोलेंगे, अगर आप यूएई की सूरत हाल को भी देखें और वहाँ पर इसराइल का जो एक असर और रसूख है उसको भी देखें, तो इस तमाम सूरत हाल में क्यों इतनी कमज़ोरी है कि मुसलमानों की तरफ से ही एक मुसलमान मुल्क के लिए कमज़ोरी का मुजाहरा किया जाता है और उनकी बहाली के लिए सिर्फ महज बातें की जाती हैं, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर क्यों नहीं अमली इक़दाम कर पा रहे? जो कमज़ोरी है मुसलमानों की, जो सेल्फ इंटरेस्ट है मुल्कों के, उसमें इस्लाम से जुड़ी कोई चीज़ नहीं है। बहुत कम मुल्क हैं जो इस्लाम का नाम लेकर या किसी हक की बात के ऊपर खड़े होते हैं। सब मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट पे खड़े हैं, और इसीलिए एक दूसरे से टूटे फूटे हुए हैं, इसीलिए मुसलमानों का ये हाल है। सही, बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने ओआईसी इजलास के हवाले से बातें भी की, और वक्फे पर जा रहे हैं, वापस आते हैं और बात करेंगे मुल्की सियासी मामलात के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ सियासी बयानबाजी और इंकशाफात जो हैं वो सियासी महाज पर जारी और सारी हैं। तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, 16,000 मुलाजमीन बरतरफी केस और फिर अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला, सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया, और एक बड़ा इंसानी बहरान जो था वो जन्म ले सकता था, वो नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का ये तारीख साज फैसला है। उन लोगों की कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में, सख्त सर्दी में सब्र हिम्मत का मुजाहरा भी करते रहे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही अहम ये इशू था, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इससे सिर्फ वो 16,000 या 18,000 मुलाजमीन ही बहाल नहीं हुए, बल्कि उनके 16,000 या 18,000 ख़ानदान आज जो है उनको एक नई जिंदगी मिल गई है। वो ये मामला ये है कि आप यहाँ पे एक वतीरा बन चुका है कि कोई हुकूमत आती है और सियासी बुनियादों पर भर्तियां कर देती है, उसके बाद आने वाली हुकूमत कहती है कि जनाब ये तो भर्तियां ठीक नहीं है, इनको फारिग किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये तरीकाकार एक दफ़ा ऐसा ज़रूर वज़ा हो जाना चाहिए कि जिसके तहत ये पाबंद कर दिया जाए हुकूमतों को कि सिर्फ और सिर्फ उसी राइज तरीका कार के मुताबिक इम्तहान देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद कोई बंदा सिलेक्ट हो, और फिर जब वो एक बंदे को सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर ये ख़त्म हो जाए मामला कि आने वाली हुकूमत उसको निकाल बाहर करे। ये मनपसंद तकरीरों का सिलसिला जो है ये ठीक बात नहीं। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आज का ये वाकई मैं समझता हूँ कि बड़ा तारीखी फैसला है, और इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। और उनको मैं दाद ज़रूर दूंगा जो बैठे रहे और उन्होंने अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो सुना होगा आपने शेर, वो कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन लोगों ने कोशिश की, और आज उन्हें उनकी कोशिशों का सिला भी मिल गया। इमरान साहब, ये भी फरमाइएगा कि असल जिम्मेदार हैं कौन लोग, क्योंकि अमूमी तौर पे सरकारी इदारों में करप्शन के ज़रिए से भी लोग आते हैं। अमूमी तौर पर देखा जाता है, जैसा आपने सियासी असर और रसूख की बात की, इसी तरह जो करप्शन से आए हुए लोग होते हैं उन्होंने करप्शन भी करनी है, उन्होंने और भी मामलात को देखना है, और फिर सियासी असर और रसूख को भी मद्देनज़र रखना है। तो हकीकी जो जिम्मेदार हैं उनको कब पकड़ा जाएगा और उनके बारे में कब उनको कंट्रोल किया जाएगा? सुकम कहाँ पर है? देखिए, हकीकी जिम्मेदार इसके वो सियासी लोग हैं जो इन लोगों को भर्ती करते हैं। देखिए, चाहे वो पैसे लेके करप्शन करके उसको भर्ती करें, चाहे वो उसको किसी की सिफारिश पे करें, अपने वोट पक्के करने के लिए करें, लेकिन जब भी आप मेरिट से हट के तकर्री करेंगे तो उसका नतीजा हमेशा गलत निकलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को इसका जिम्मेदार ठहराना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। जब एक सियासतदान अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए 10 लोगों को भर्ती करता है
तो आपको याद होना चाहिए कि फिर जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके मुकाबले में वो भी 5-7 तकर्रियां बिल्कुल सर, इंतजामिया भी तो सर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, जिन्होंने मुकम्मल इंतजाम को चलाना है। ज्यादा जिम्मेदार इंतजामिया है। अगर ब्यूरोक्रेट्स उस वक्त इस बात से इनकार करते हैं और वो कह दें कि जनाब हम आपकी सिफारिश पे नाअहल लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, तो उस वक्त शायद उन्हें थोड़ी सी तो मुश्किल पेश आए, लेकिन ये तकर्रियां रुक सकती हैं। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट खुद इस इंतजार में हो कि अच्छा अगर वजीर साहब 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो हमें भी 10 लाख मिल जाएंगे और हम एक बंदे की तकर्री वो करेंगे, एक की हम करेंगे, 10 की वो करेंगे, 10 की हम करेंगे, तो हम करोड़ों रुपए वो कमाएंगे, करोड़ों हम कमाएंगे, तो इस बहती गंगा में सब ही हाथ धो लें। इस तरह का जो मामला होता है उससे हमेशा नुकसान होता है। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी को भी नकेल डालनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी एहतसाब के अमल का हिस्सा बनाना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी के उन अफसरों से ज़रूर पूछना चाहिए कि जनाब आपने क्यों ये सिफारिश की बिना पे भर्तियाँ की, क्योंकि कोई वजीर, कोई आपका प्राइम मिनिस्टर, कोई आपका MNA MPA अपने साइन से भर्ती नहीं कर सकता। साइन हमेशा चलते हैं ब्यूरोक्रेसी के, अफसरशाही के, उस महकमे के हेड के। तो क्या उन अफसरान ने जिन्होंने ये तकर्रियां की, उनको अगर एक दफ़ा मिसाल बनाया जाएगा, कानून की बालादस्ती को कायम किया जाएगा, तो आने वाला कोई भी अफसर इस तरह की जुर्रत नहीं करेगा। सही, असल जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंतज़ामिया के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इमरान साहब, थोड़ा सा ज़रा सियासी मैदान का आप रुख करते हैं और इल्ज़ामात का, इंकशाफात का, बयानात का सिलसिला जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज़ हम एक नया बयान सुनते हैं और नया इंकशाफ सुनते हैं। अभी 2 बड़े बयान हमारे सामने आए, शब्बर ज़ैदी साहब का बयान भी आपने सुना होगा और जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन साहब के बयानात भी और इंकशाफात भी आपने सुने। पहले तो बात करेंगे जस्टिस वजूद्दीन साहब की कि सर क्या वजह बनी कि साबिक PTI कारकुन, साबिक PTI रहनुमा और एक बहुत की पोस्ट पे रहने वाले रहनुमा का अचानक से इतना बड़ा इल्ज़ाम और इतना बड़ा बयान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें इस बयान और इल्ज़ाम पर मस्खरा भी कहा गया। देखिए, जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो हैं, जो उनकी अमानत, उनकी दयानत, उनकी शराफत, इस पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ना उन पे कोई उनके किरदार के हवाले से कोई उंगली उठा सकता है। जस्टिस वजी साहब वो लोग हैं जो नजरियाती लोग थे, जिन्होंने इमरान खान साहब का साथ इसलिए दिया था कि वो चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी वजूद में आए जो वाकई ही मुल्क में बेहतरी लाए, जो मुल्क में करप्शन को ख़त्म करे, जो मुल्क में अमन व अमान को कायम करे, जो मुल्क में कानून की बालादस्ती को कायम करे, जो मुल्क में इस तरह का अमल करे कि मुल्क तरक्की की तरफ चला जाए और लूटी हुई दौलत वापस लाई जा सके। इसीलिए उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया था और वो तहरीक इंसाफ के बानी रुकनों में से थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि ये मामला तो उलट है और ये पार्टी भी एक ऐसे उसी तरह से, उसी अंदाज में सियासत करने जा रही है जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग या दूसरी जमातें आप कह सकते हैं कि सियासत कर रही थी, और इनका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है, तो फिर उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन ये एक बात है जो उन्होंने सवाल उठाए हैं और उस पर जो जहांगीर तरीन साहब ने जवाब दिया है, उसके बाद आप देखें कि जस्टिस वजी साहब ने क्या कहा। जस्टिस वजी साहब ने कहा कि जनाब, अगर मैं गलत कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप एक मेहरबानी करें, मेरे पे हक इज्जत का दावा कर दें, मुझे अदालत में ले जाएं, अदालत में घसीटें। अब जस्टिस साहब से ज्यादा तो कानून कोई नहीं जानता, लिहाजा वो जब ये बात कह रहे हैं तो आपको इस बात से समझ लेना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल 100% ठीक कहा। नहीं सर तहरीक इंसाफ भी तो डट कर सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे और इसके ऊपर बात भी करेंगे। जस्टिस साहब कैसे साबित करेंगे, क्या कोई इस बात का इंदिया दिया गया है कि उनके पास इस तमाम मामलात के सबूत भी हैं? और साथ ही ये भी फरमाइएगा कि ये ज़ाती नोयत का केस इसको लेकर चला जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, या इसी तरह इल्ज़ामात चलते रहेंगे, अदालत होती रहेगी और फिर यही बयानात बाजियाँ चलती रहेंगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बयानबाजियाँ चलती रहेंगी। PTI पहली बात तो ये कि इसको अदालत में लेके ही नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर जस्टिस वजी साहब ये कह रहे हैं तो शायद उनके पास कोई इस तरह के सबूत हों। दूसरी बात ये कि बगैर सबूत के मैं नहीं समझता कि जस्टिस साहब इतनी बड़ी बात कह दें और यह भी मुतालबा कर दें कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अदालत में ले आए और मेरे खिलाफ खतरे इज्जत का दावा करें।
तीसरी सबसे अहम बात कि पीटीआई के लोग तो जो हैं, मुझे ये बताएं कि हुकूमती जो तर्जमान हैं, वुज़रा हैं, जो मशीर हैं, वो किस बात पे इस तरह डटाई के साथ बात नहीं करते, किस पे वो डट नहीं जाते। वो ये अलग बात है कि उनका मौक़िफ़ बाद में सच साबित हो या झूठ साबित हो या गलत साबित हो, लेकिन वो एक दफ़ा तो कोई भी जो चीज़ है पीटीआई का, आप ये समझ लें कि प्लस पॉइंट यही है कि वो जो भी उनका मौक़िफ़ होता है, मैं गलत या सही की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मौक़िफ़ होता है उस पर वो डट जाते हैं। तो वो शायद उस पॉलिसी पर यकीन रखते हैं कि झूठ भी इतना ज़ोर से बोला जाए कि लोग उसको सच समझने लगे। तो लिहाजा ये जो सारी बातें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर वाकई पीटीआई ये समझती है कि जस्टिस साहब ने गलत बयानी की है, तो उन्हें फौरी तौर पे पहली फुर्सत में उनको अदालत में लेके जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी आवाम के सामने आना चाहिए। सही। इमरान साहब ये भी फरमाइएगा, जिस तरह दूध का दूध पानी का पानी सामने आने की बात आप कर रहे हैं, ज़ाती नोयत का ये केस लड़ा जाएगा किस तरीके से? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कहती है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इमरान खान साहब भी रूल ऑफ लॉ की बातें करते रहते हैं और तमाम बातें होती हैं, लेकिन एक शख्स के बयान के सामने आने पर पूरी तहरीक इंसाफ का सामने आना और फिर उनका कहना कि हम सब मैदान में खड़े होंगे, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी आपको कहाँ नज़र आ रही है? देखिए, ये तो जाती नवीयत का ना, उन्होंने इल्ज़ाम जिस शख्सियत पे लगाया है वही उसका करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि इल्ज़ाम आप मुझ पे लगाएं और मेरी बजाय कोई और बंदा आप पे केस कर दे कि जी मेरी हत्या की इज्जत हुई है। हत्या की इज्जत जो है वो तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुई है, तो अगर उनकी हुई है, लिहाजा ये केस अगर जस्टिस साहब के होगा तो उनकी तरफ से किया जा सकता है। सही। अच्छा, दूसरे बयान की भी बात करते हैं। शब्बर जैदी साहब का बयान भी इन्हीं दिनों में सामने आया और वो बयान भी आपने सुना। उन्होंने भी कहा कि मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है। वजीउद्दीन साहब के तो इंकशाफात और इल्ज़ामात में चली गई बात, और शब्बर जैदी जो हैं चेयरमैन, साबिक चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है, हुकूमत को कुछ पता नहीं है, हुकूमत सब अच्छे की बातें करती है और कहती है जी सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इन्हें वाकई किसी चीज़ का इदराक नहीं है। किस हद तक ये खदशात दुरुस्त हैं इमरान याकूब साहब? देखिए, शब्बर रज़ा जैदी साहब जो हैं, पहली बात तो ये कि वो फाइनेंस के मामलात के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें FBR का चेयरमैन भी लगाया था। लेकिन शब्बर रज़ा जैदी साहब के उस वक्त इख्तिलाफात हो गए वज़ीर ख़जाना से भी और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी, और उन्होंने ये समझा और बरमला इसका इजहार भी किया कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने दिया जा रहा। जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं उस तरह से उनको काम की इजाज़त नहीं है। लिहाजा उसके बाद उन्हीं इख्तिलाफात की बिना पे उन्होंने छोड़ भी दिया और इस्तीफ़ा देने से पहले भी काफ़ी दिन बहाना करके बीमारी का उन्होंने दफ्तर में जाना छोड़ दिया था। अब मामला ये है कि टैक्स के मामलात को मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते होंगे, और बतौर FBR के चेयरमैन के उन्हें खजाने का और इन चीज़ों का भी सारा बखूबी इल्म है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि शब्बर रज़ा जैदी साहब जैसा बंदा बगैर किसी वजह के हवा में इस तरह की बात नहीं कह सकता। हमें उनके इस बयान को सीरियसली लेना चाहिए और वाकई ही संजीदगी से लेते हुए मैं समझता हूँ इस वक्त अपोजिशन का भी ये फर्ज बनता है, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो या PDM के इस प्लेटफॉर्म पे, ये शब्बर रज़ा जैदी साहब को भी बुलाएं और उनसे बात करें और देखिए अगर मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाता है तो फिर इसके बड़े नताइज खौफनाक और ख़तरनाक होंगे। लिहाजा तमाम सियासी जमातों को मिलके इसके लिए अच्छा इमरान साहब आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा रह गया है। तो शब्बर जैदी साहब के जो बयानात हैं, वजीउद्दीन साहब के जो इल्ज़ामात हैं, तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो अवाम में कितना उसके ऊपर असर डाल सकती हैं, और इमरान खान साहब की जो शख्सियत एक है कि वो बदनीयत नहीं हैं, वो मुकम्मल तौर पर ईमानदार हैं, वो सादिक अमीन का स्टेटस रखते हैं, इस पर कितना असर डाल सकते हैं ये बयानात और इल्ज़ामात? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़े ईमानदार होंगे, बिल्कुल बदनीयत नहीं होंगे, सादक और अमीन भी होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हुआ, गरीब के साथ क्या हुआ, रोटी कहाँ से कहाँ चली गई, आटा कहाँ से कहाँ चला गया, चीनी कितने रुपए किलो पे चली गई, घी कितने रुपए किलो हो गया। जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तो लोगों को ऐसी ईमानदारी से उस तरह से गर्ज नहीं रहता। आप बहुत ईमानदार हों लेकिन आपकी नाक के नीचे
सब कुछ वैसा ही हो रहा हो, स्कैंडल उसी तरह से हूँ, उसी तरह से माफिया सरगर्म हो, तो फिर मुझे आपकी ऐसी ईमानदारी का फ़ायदा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की नीयत पे 1% भी शक नहीं है, लेकिन इस बात पे भी मुझे कोई शक नहीं कि गुड गवर्नेंस लाने में वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, और बैड गवर्नेंस की मिसालें मैं आपको यहाँ दर्जनों दे सकता हूँ। लिहाजा आपको अगर आप वाकई ही इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो खुदारा पहले बैड गवर्नेंस को ख़त्म करके गुड गवर्नेंस लाएं, काफ़ी चीज़ें उससे बेहतर हो जाएंगी। सही, गुड गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब आपके तज्ज़िये का, और इंकशाफात बयानात का सिलसिला जारी और सारी है और इसी तरह ही चलता रहेगा, क्योंकि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो उसी नताइज पर होंगे कि किस तरीके का अवाम में ग्राफ है जो पार्टियां हमारी मौजूद हैं और किस किस्म की सियासत कर रही हैं। लेकिन अवाम का ख्याल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए और अवाम की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर अवाम की बात होगी तो ही आप लोग आगे बढ़ सकेंगे, और जो हमारी सियासी पार्टियाँ, सियासी जमातें हैं, वो किसी न किसी अमली मैदान में हमें नजर आएंगी और आवाम जो है उन्हें वोट भी देती हुई नजर आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।